ये प्रयास किसके माध्यम से होता है? ये प्रयास हनुमान के माध्यम से होता है। हनुमान कौन है, कहां है? हनुमान हमारे ही भीतर है। हनुमान की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो ये है कि क्षमताएं हैं लेकिन बोध नहीं है। हनुमान को ये बताना पड़ता है, ही हैज टू बी मेड रियलाइज्ड, ही हैज टू अंडरगो रियलाइजेशन कि तुम्हारे भीतर बल है, तुम में क्षमताएं हैं, तुम अपनी सीता को छुड़ा सकते हो। सीता माने संस्कृति रूपी सीता को छुड़ा सकते हो। लेकिन उस हनुमान की अभिव्यक्ति हम बाहरी तौर पर करते हैं। वी सी हिम एज अ स्ट्रॉन्ग मैन, एज अ हरकुलियन पर्सनैलिटी, लेकिन उस हनुमान के उस भाव को अपने भीतर जागृत नहीं कर पाते। यही वो दृष्टि का भेद है। दृष्टि का निर्माण होता कैसे है? क्योंकि ये विषय इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये विषय सारा का सारा सृजन अभियान की परिभाषा है। दृष्टि का निर्माण कौन करता है? दृष्टि का निर्माण होता है हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से। दृष्टि का निर्माण होता है वातावरण के प्रभाव से, और दृष्टि का निर्माण होता है मनुष्य के जीवन परिवेश से। एक जीवात्मा अनेकों जन्मों से बहुत सारे व्यवहार, जिन्हें वो गहरा व्यवहार संस्कार बना करके लाती है, वो मनुष्य की दृष्टि का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग वृत्ति के रूप में जानते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि एप्टीट्यूड कैन लीड टू ऑल्टीट्यूड। मनुष्य के भीतर एप्टीट्यूड क्या है? इसका हिंदी में जो शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है। वो शब्द है वृत्ति। वृत्त, द सर्कमफ्रेंस, किस परिधि के अंतर्गत मनुष्य का चरित्र समाहित है, उसे वृत्त कहा गया, वृत्ति कहा गया। अगर इस दुनिया में सबसे कठिन कोई कार्य है तो कठिन कार्य है किसी जीव की वृत्ति को समझना। कोई भी काउंसलिंग कितनी बार भी क्यों ना करा ली जाए, वो मनुष्य की वृत्ति को जांचने में बहुत कठिन है। मनुष्य की वृत्ति का जल्दी से पता नहीं चलता, और वृत्ति के भीतर छुपे होते हैं वो रहस्य जो पिछले जन्मों से वो जीवात्मा साथ लाती है। और वृत्ति मनुष्य की दृष्टि को बनाती है। दूसरे स्तर पर बनाता है वातावरण का प्रभाव। इतना बढ़िया मोबाइल मेरे दोस्त के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? रेड लाइट सभी लोग जंप करते हैं, मैं भी क्यों नहीं जंप कर सकता? 50 रुपए दे के काम चलता है, मैं क्यों नहीं चलाता? ये वातावरण का प्रभाव है। इसी से दृष्टि बनती है। और दूसरा है परिस्थिति, परिवेश। तीसरा, मनुष्य के ऊपर कभी कोई विषम परिस्थिति आती है तो उसके अधीन कई बार उसे नियमों का, कई बार उसे बहुत से मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। उस प्रकार की परिस्थिति मनुष्य की दृष्टि बनाती है। तो मनुष्य की दृष्टि बनती है संस्कार से, वातावरण के प्रभाव से, और साथ ही मनुष्य के जीवन परिवेश से। मनुष्य की दृष्टि ना एक दिन में बनती है, ना एक दिन में बिगाड़ी जा सकती है। विचारों के प्रदूषण खाली वायु का नहीं होता, विचारों का भी होता है। विचारों का प्रदूषण दृष्टि को बनाने में बहुत सहायता प्रदान करता है। जब मनुष्य की दृष्टि बन जाती है तो काम कैसे करती है? मनुष्य के मन पर हावी होती है, क्योंकि मन के पास, ऋषि कहता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। मन वेग है, गति है, इट्स अ पुश, इट्स अ पावर, इट्स अ फ्लो। वो अपने आप में कोई मस्तिष्क नहीं रखता है। मस्तिष्क का काम बुद्धि के पास है, जो क्या करती है? सिर्फ उपस्थित तथ्यों को प्रकट करके और निर्णय लेने में सहायता करती है। और वहीं मनुष्य की इंद्रियां, धर्म के अंतर्गत इनकी व्याख्या भिन्न है, लेकिन अध्यात्म में जब आप जाते हैं, चेतना के विज्ञान में उतरते हैं, तो इंद्रियों की व्याख्या भिन्न हो जाती है। यहां इंद्रियां दे आर सिंपली टूल्स। जैसे पेचकस से हम पेच खोलते हैं, प्लास के साथ भी हम मोटे पेच खोलने की कोशिश करते हैं, चाबी के साथ भी हम लोग नट बोल्ट खोलते हैं। उसी प्रकार के उपकरण, उसी प्रकार के यंत्र इंद्रियां हैं। इंद्रियां अपने आप में कोई स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो लगभग सारी इंद्रियां यहीं छोड़ जाता है, साथ लेकर के नहीं जाता। वो सारी की सारी अग्नि को पंचभूतों में विसर्जित हो जाती हैं। इसलिए इंद्रियों में नहीं, कहीं शक्ति और है, न बुद्धि में, न मन में, न इंद्रियों में। शक्ति उस दृष्टा में है, क्योंकि दृष्टा निर्णय जब कर लेता है तो उसी रूप में मन चलता है, उसी रूप में बुद्धि चलती है, उसी रूप में इंद्रियां चलती हैं। जब दृष्टा की दृष्टि में मोतियाबिंद आ जाए तो आंख के पीछे रोशनी होते हुए भी सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दृष्टि का भेद हो गया।
मोतियाबिंद का होना दृष्टि का भेद हो गया। अगर दृष्टि साथ हो तो मन की कोई बिसात नहीं कि वो चंचलता आप पर लागू कर सके, बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो वैचारिक वैश्या बन करके तर्क उपस्थित कर सके, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है कि वो सामने आपके किसी प्रकार की लोलुपता प्रकट करे। इसके उदाहरण हमारे सामने आते हैं, बहुत से उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण मैं यहां देना आवश्यक समझता हूं। ये उदाहरण संबंधित है एक ऐसी एक्सरसाइज के साथ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, खुद स्वयं अनुभव की है। हमारे यहां पर कामठ लोग लाते हैं। कामठ शिवरात्रि के आसपास अगस्त के महीने में लोग कंधे पर रखकर जल और 200-250 किलोमीटर चलते हैं। कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन कामठ की तरह ही एक और प्रक्रिया है जिसे लेट कामठ कहा जाता है। आपने संभवतः देखा कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है। बहुत से लोग अपनी मनौती मनवाने के लिए, ऐसी मनौती जो उन्होंने किसी के निमित्त कर दी, मान लीजिए किसी का लड़का कोई जन्म से ही किसी प्रकार से अपंग है या किसी प्रकार की कोई न्यूनता उसमें है, व्यक्ति छोड़ता नहीं है, मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा स्वस्थ हो जाए। क्या करता है वो व्यक्ति? किसी से पूछता है कि मैं क्या करूं, इसका औषधि में निदान नहीं। कोई कहता है काम करो, तुम लेट कामठ के माध्यम से और 100 किलोमीटर दूर उस मंदिर तक चले जाओ, हो सकता है तुम्हारी तपस्या को देख के ईश्वर खुश हो जाए। लेट कामठ में क्या किया जाता है? लेट कामठ में एक व्यक्ति अपने घर की दहलीज पर खड़ा होकर लेटता है और साष्टांग प्रणाम करता है, लेट करके बिल्कुल दंडवत प्रणाम। जब वो प्रणाम करता है तो दूसरा व्यक्ति जहां उसके हाथ के पोर समाप्त होते हैं वहां रेखा खींच देता है। ही विल ड्रॉ लाइन ओवर देयर। उसके बाद वो लेटा हुआ व्यक्ति फिर खड़ा होता है और खड़ा होकर फिर पुनः लेट जाता है। इसी प्रकार उसको लेटते खड़े होते उस मंदिर तक जाना है जिसके लिए उसने संकल्प लिया है, चाहे वह 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ये कोई छोटी घटना है? आजकल पैदल चल के जाना आफत है। लेट करके रेंगते हुए इस प्रकार जाना लगभग नामुमकिन है।